पहले देख ली थी तुमने? ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एडिशन रिएक्शंस एवरीबॉडी। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, छोटी छोटी 2-3 चीजें आपको याद रखते हुए ही आगे बढ़ना है। एक तो आपको याद रखना है बेटा कि कार्बोकेटायंस में रीअरेंजमेंट्स कैसे होते थे। याद आ रहा है आपको कैसे अरेंजमेंट होता था? शिफ्ट्स एंड एक्सपेंशंस, भूलना मत, बस उसी का यूज Yes, होगा ma'am. ज्यादा, बाकी इट्स गोना बी वेरी इजी। सो बेटा एडिशन रिएक्शंस आर द मेन, या हाँ, तो एडिशन रिएक्शंस आर द मेन रिएक्शंस ऑफ हु? कंपाउंड्स हैविंग पाई बॉन्ड, है ना, मतलब मोर और लेस जहां कहीं पाई बॉन्ड आपको दिखाई देगा, बहुत स्टेबल ना हो, नॉट एरोमेटिक टाइप का ना हो, क्योंकि एरोमेटिक हुआ तो उसके पाई बॉन्ड तो बहुत मुश्किल से टूटते हैं। सो इन दिस केस जैसे पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों है, तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड इज वीक, तो ये इजीली टूट जाएगा, और टूटने के बाद इस पे आप कोई भी मॉलिक्यूल आप ऐड कर सकते हो, वो हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। सो ए एंड बी, तो एडिशन रिएक्शंस आर द मेन रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग अनसैचुरेशन, राइट। और एल्काइंस में भी, हाँ बेटा, कार्बन लगाना, कार्बन, बी जहाँ लिखा है वहाँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, या ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, या फिर हो सकता है कोई हेट्रो एटम के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स, वो भी एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स। तो जैसे कुछ भी इस पे आप ऐड कर सकते हो, पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए आप, और पाई बॉन्ड वीक है, टूटता जाएगा, और इस पे आप ऐड करते जाओगे ए बी, आप चाहो तो दोबारा एक और बार ऐड कर सकते हो, देखना पड़ेगा किसकी कितनी कैपेसिटी है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ के आप ऐड कर सकते हो। तो ये होती है एडिशन रिएक्शंस। वैसे मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि एडिशन रिएक्शंस केवल कंपाउंड्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स की मेन रिएक्शन नहीं होती, जो बहुत ही स्ट्रेन रिंग्स नहीं होती है, साइक्लोएल्केन देखो, साइक्लोप्रोपेन, ये रिंग काफी स्ट्रेन है ना बेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन दिस रिंग, इजंट इट? Yes, ma'am. क्यों है स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है इसके अंदर? Angular एंगुलर Angular स्ट्रेन, क्योंकि strain. इसका जो एंगल है वो टेट्रल बॉन्ड एंगल से काफी कम है, और इसीलिए ये रिंग छटपटा रही है। क्या चाहती है रिंग? खुलना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रेन आ रहा है, राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा अगर खोल के इस तरह से लिखूं, तो ये रिंग खुलना चाहती है, इसके बॉन्ड टूटना चाहते हैं, गहरी सांस लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रेन है इसके अंदर, तो ए बी जुड़ सकता है इसके ऊपर, ये बॉन्ड टूटे, और देखो एक ए आके जुड़ जाए यहाँ और बी आके यहाँ, तो क्या मिलेगा? CH2A। तो एडिशन रिएक्शन स्ट्रेन रिंग की भी रिएक्शंस होती है, जैसे ये भी है, और केसेस 12th में पढ़ोगे आप जब मैं बताऊंगी, जैसे इपॉक्साइड की मेन रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिंग क्लीवेज रिएक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम एल्कीन्स और एल्काइंस के एडिशन रिएक्शन इस सेशन में, मतलब 11th क्लब में करने वाले हैं, बाकी सब थोड़ा बहुत आइडिया जरूर दूंगे, लेकिन बाकी सब हम 12th में पढ़ेंगे। सो एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन, अच्छा एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी बता दूं बेटा, ये तो है सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या चीज है जिसे आप ऐड कर रहे हो, तो जिसे ऐड कर रहे हो उसे बोलते हैं एडेनम। क्या बोलते हैं? एडेनम। एडेनम, राइट। तो एडेनम का एडिशन होता है सबस्ट्रेट के ऊपर। और बेटा एडिशन रिएक्शंस जो होती है ना, वो भी दो तरह की होती है। एडिशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। वैसे तो पहले मैं दोनों का नाम बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप बोलोगे मैम ये क्यों? आप देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पॉप हुआ होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इस एल्कीन के ऊपर AB को ऐड कर रहे हो, तो AB को अगर मैं ब्रेक करूं एज A+ एंड B-, तो A+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। और B- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, राइट? Nucleophile. तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जाके तो दोनों ही जुड़ रहे हैं, जुड़ तो दोनों ही चीजें रही हैं, तो मैं इनको फिर भी खास तौर से क्यों बुला रही हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक? पता है एल्कीन्स की जो खास रिएक्शंस होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बुला रहे हो? ऐड तो दोनों ही हो रहे हैं इसके ऊपर। और ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं या फिर एल्काइंस, दोनों तरह की रिएक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड यू कॉलिंग एनी रिएक्शन एज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक? तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे स्लो स्टेप में,
स्लो स्टेप, रिमेंबर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, Yes, ma'am. पेन Yes. बनाने वाली फैक्ट्री, राइट। सो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो स्लो स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से इंटरमीडिएट का बनना, तो वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो स्लो स्टेप में, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, कहाँ न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है अच्छे से? Yes, ma'am. तो अब हम शुरू करने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस इन एल्कीन्स। रेडी फॉर दैट एवरीबॉडी? आज एल्कीन्स की एडिशन विल ट्राई टू फिनिश, ठीक है। सो इन एल्कीन्स, तो बेटा जरा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं आए। सो एल्कीन्स में होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी मेन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके ऊपर कौन अटैक करता होगा, पहला अटैक या स्लो स्टेप में अटैक कौन करता होगा इनके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों का अटैक पहले तो दोनों से पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल तुझे आने का मन कर रहा है एल्कीन के पास अटैक करने के लिए, या न्यूक्लियोफाइल तुझे? इलेक्ट्रोफाइल लव्स इलेक्ट्रॉन, nucleophile hates electron, it rather loves the positive charge, it rather loves electron deficiency। तो इलेक्ट्रोफाइल से पूछो जरा, और न्यूक्लियोफाइल से पूछो किसका ज्यादा मन कर रहा है, एल्कीन जिसके पास सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड है, जिसके पास पाई बॉन्ड है, एंड पाई बॉन्ड इज लूज एंड इट्स लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसी भी कार्बन ने इसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ है, क्योंकि दोनों कार्बन है और कार्बन इज नॉट सो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव कि वो पाई इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करे, तो पाई इलेक्ट्रॉन काफी लूज है। इस लूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर किसके मन में लालच आएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये तय हो जाता है कि इस पे पहला अटैक, स्लो स्टेप में अटैक कौन करने वाला है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। रीजन क्या बताया मैंने आपको कि द लूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्कीन एंटाइसेस या लालच देता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल तो वैसे भी दूर ही भागेगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा कर देखें, तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, इसके ऊपर सर्विस कर दो जरा, तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए इसके पास आया एल्कीन के पास, तो अटैकिंग रिएजन के आने पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टू वन ऑफ द बॉन्डेड स्पीशीज, क्या था ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी गुड। सो यहाँ अगर मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होते हैं, और सपोज एक बार हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहाँ आएगा, न्यूक्लियोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आएगा जहां इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा जहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो अगर ये हाइपोथेटिकल है, न्यूक्लियोफाइल तो आएगा ही नहीं, हमने तय कर लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, पर हुआ तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा, सी के ऊपर नेगेटिव, एंड दिस और सी के पास और कौन आके जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो, सी के ऊपर सॉरी पॉजिटिव, है ना, समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव आया होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो आपको कौन सा इंटरमीडिएट मिल रहा है बेटा, कार्बोकेटायन या कार्बन आयन? कार्बोकेटायन। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, CNU, और सी के ऊपर क्या आ जाएगा इस वाले, नेगेटिव। तो आपको मिल रहा है कार्ब एनायन। तो बेटा इन दोनों में से कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कौन है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है। sp3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल नहीं होता, कार्बन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इट कैन होल्ड द नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए ये स्पीशी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है और ये स्पीशी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक का, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक का स्ट्रॉन्ग रीजन क्या बताया मैंने आपको कि एल्कीन का लूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद हमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोर स्टेबल इंटरमीडिएट भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एल्कीन पे पहला अटैक कौन ही करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा जब भी मैकेनिज्म आप पढ़ोगे आपको किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले करना है, और जनरली कैटायन कौन सा बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, कार्बोकेटायन। इतना समझ में आ पाया या सर के ऊपर से जा पाया? हम आ गया। अब देखिए जरा, तो हमने तय कर लिया है दैट एल्कीन्स की मेन रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यू गोना हैव फन हियर। देखो
अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो मैं 2-3 चीजें पहले ही आपको बता दूं सो दैट मैकेनिज्म से रिलेटेड, सो दैट आप फटाफट क्वेश्चंस करते चले जाए। सो पहली चीज सुनिए आप। मान लीजिए ये एक एल्कीन है, ठीक है, और आपने इसके अंदर एक कंपाउंड डाला, लेट्स से ENU लिख देती हूं मैं इसको। ENU समझे, क्योंकि मान लीजिए AB मॉलिक्यूल लिखती तो ये टूट के क्या बना था, A+ and B-, राइट। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की एडेनम जो आके अटैक करता है, एडेनम आके जो ऐड होता है एल्कीन के ऊपर, उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रोफिलिक एक हिस्सा न्यूक्लियोफिलिक होगा ही ना बेटा। Yes, ma'am. मैं उसे AB ना लिख के ENU लिख लूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा इस बात का? No, ma'am. No, E ma'am. correspond to No. A+ and B- correspond to nucleophile, right? तो ये आकर के अटैक कर रहा है, इतना समझ में आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल और दे दूं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं HCl का अटैक करवा रही हूँ, HCl इज द एडेनम, HCl को ऐड करवा रही हूँ, तो कौन है E पार्ट और कौन है NU पार्ट? H+ is E H+ and is HCl. E पार्ट and Cl- is NU पार्ट। समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सुनो ध्यान से बेटा। ऐसा हुआ होगा कि किसने चैट में कुछ बोला है क्या? नहीं, हाँ, तो ऐसा हुआ होगा या तो ये पहले से टूट गया होगा या टकरा के टूट गया होगा, इसको पहले हम तोड़ देते हैं। पहला स्टेप इज ENU को ब्रेक कर दीजिए इनटू E+ and NU-, और इस एल्कीन पे पहला अटैक कौन करेगा बेटा? E+. That's right. ये कैसे पता चला आपको? आप बोलो मैम आपने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस आर द मेन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, राइट? तो E+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, अटैक किया, दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और अब कौन सा इफेक्ट, अब क्या करूं? आप बोलोगे मैम अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट के पास आ गया है, सबस्ट्रेट के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे आता है और सबस्ट्रेट के पास पाई बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एलिमेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और कौन सा इफेक्ट होता है? फिर भूल जाती हूँ मैं। Electromagnetic. That's right. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भेजू, यहाँ भेजू या दूसरी साइड? आप लोग कहीं भी भेज दो, दोनों कार्बन ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes. आपको क्या इंटरमीडिएट मिलेगा? आप बोलोगे C+, Ce एंड दिस थिंग। अब यहाँ पर दो बातें सुन लो ध्यान से, जब तक समझ में ना आ जाए मुझे आगे बढ़ने देना। तो बेटा सुनो, अब दो बातें हो सकती हैं। अगर आपको ये बताना है पब्लिक को कि किसी भी केस में जब आप एडिशन करते हो तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा या साइक्लिक कैटायन होगा, दो तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं यहाँ पे, तो उसका आसान तरीका बताने जा रही हूँ मैं। अगर आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जिन्हें आप लोन पेयर्स कह सकते हो, ये कब हो सकते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो इलेक्ट्रोफाइल था वो Cl+ था, राइट? सपोज यहाँ हो सकता है Cl+ का केस आपको दे दूं मैं, या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है Cl+ या Br+, और भी देखेंगे आगे। तो क्या इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या है, नॉन बॉन्डेड Non-bonded. इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लोन पेयर्स है, तो फिर बेटा वहां पर कार्बोकेटायन इज नॉट द इंटरमीडिएट। वहां पर क्या होता है, एक बार बताओ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दे आर नॉट बॉन्डेड और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज और इन लोन पेयर्स, लोन पेयर किसका लोन पेयर है? इलेक्ट्रॉन का तो लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? Negative. तो ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जिसपे नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा कोई? आप इनके बीच में आ जाओगे, नहीं इंटरेक्ट मत करो, बताओ होगा। होगा ना? तो ये इंटरेक्शन होगा, ये होगा। यू कैन नॉट से कि भाई मत, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो होगा इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन हुआ तो आपको एक्चुअली में इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, चेक करें। तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा कुछ ऐसा, इन इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जितने एक दिया और एक दो उसके पास रह गए, तो आपको क्या मिल रहा है, ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन, नॉट कार्बोकेटायन, जस्ट कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, अब ई पे। तो क्या मिल रहा है इंटरमीडिएट आपको? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग अ पेयर ऑफ और 2 और मोर पेयर ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर कार्बोकेटायन नहीं, साइक्लिक, 3 मेंबर्ड साइक्लिक, पूरा लिखूंगी मैं, क्या मिलते हैं, 3 मेंबर्ड MEMB साइक्लिक कैटायंस एज इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं होगा। और फिर क्या होगा, अब
ये बना हमारे पास। हाँ बेटा बोलो बोलो प्लीज बोलो। मैम Cl तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये जो बॉन्ड होगा ये इफेक्टिव और स्ट्रांग होगा ये बॉन्ड, मतलब वो लोन पेयर भी दे रहा है पॉजिटिव चार्ज भी उस। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना। फॉर एग्जांपल एल्कीन के पास Cl पॉजिटिव आया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए होंगे, Cl पॉजिटिव भी यहाँ आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। और क्या मिला होगा, C के ऊपर पॉजिटिव, C के पास अब Cl आ चुका है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, तो बेटा Cl का लूज क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूज पड़ा हुआ है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन करने से पहले आप सोचोगे, करोगे ना? पर एक बात जो आपके दिमाग में भी पॉप हुई है कि मैम ये कैसे, ये सही नहीं लग रहा ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में, ये है ना, लग रहा है कि कुछ तो है, गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो है, ये जो है ना, ये इंटरमीडिएट है बेटा, ये कंपाउंड ऐसे इसको निकाल के बॉटल में डाल के रख लो, तो छटपटा रहा है कि जल्दी से कुछ करे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाए। ये इट इज जस्ट एन इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल। अगर यहाँ पे Cl होता तो Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता, ऊपर से 3 मेंबर्ड रिंग, इतना एंगल स्ट्रेन, ऊपर से Cl जैसे या Br जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या ये आराम से बैठा होगा? नो मैम। उठा रहा होगा ना। तो फास्ट स्टेप करने से पहले कि परेशान होके मर जाए, तो फास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, अब इतने देर से यहाँ ये जो एडेनम का दूसरा पार्ट था ये वेट कर रहा है मेरा नंबर कब आएगा। तो बस अब इसका नंबर आ गया है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल कहेगा भाई न्यूक्लियोफाइल आ गया, उससे लो इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन वापस ले रहे हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल आया फिर इलेक्ट्रॉन गए। समझ में आया आपको? और फिर फाइनली क्या मिलेगा, सी के पास कौन आके जुड़ चुका है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। और इस C के पास क्या आ चुका है, E। और फाइनली क्या मिल गया आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एंड आप देख सकते हो दोनों ही चीजें हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। फिर भी बुला रहे हो उसको क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि पहला अटैक किसने किया, स्लो से किया इलेक्ट्रोफाइल ने। इलेक्ट्रोफाइल ही को पहले लाना चाहता है इसके ऊपर, है ना। और एक बार जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, अब न्यूक्लियोफाइल दौड़ दौड़ आएगा, अरे पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव मिल गया मुझे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मिल गई, और आकर के न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ गया। तो देखा जाए तो अब आपको एग्जाम में इतना ही सोचना है। लेट मी जस्ट थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ उसको। तो देखा जाए तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ Nu एक तरफ E आ रहा है बेटा, लेकिन मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेंगे कि आपको ये तय करना होगा कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या था। यहाँ पर कोई शिफ्ट वगैरह करोगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन तो बन ही नहीं रहा। एक्चुअली में क्या बन रहा है इंटरमीडिएट? साइक्लिक। और मैंने आपको बताया था कि रीअरेंजमेंट जो होते हैं 1-2 शिफ्ट्स या एक्सपेंशंस केवल तब करते हो जब रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट क्या बनते हो, कार्बोकेटायन। यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट्स, NO, नो रीअरेंजमेंट्स। एक और बात कहूंगी लेकिन अभी नहीं कहूंगी, पहले दूसरा केस बताती हूँ फिर आप खुद समझना। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? केस नंबर 2 देखिए, केस 1 था बेटा, केस नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल, ये आपका अच्छा सा कलर लेते हैं कोई, ये है एल्कीन और आपने इसमें डाला एडेनम जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन है, न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है, पर पहला अटैक किसने किया होगा इसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल। और जहां इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एंड व्हाट वुड यू गेट? कैटायन। अब केस नंबर 2 ये है कि अगर इस इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई भी लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H+, यस, और भी बहुत सारे देखोगे, लेकिन अभी के लिए H+ के पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या बेटा? अगर इलेक्ट्रोफाइल H नहीं है तो क्या यहाँ पर किस तरह के इंटरेक्शन के बारे में सोच सकते हो आप? नो मैम। दैट इज व्हाई यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और बस कार्बोकेटायन बनता है तो फिर बताओ रीअरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली करोगे, तो मैं लिखूंगी रीअरेंजमेंट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, टेक प्लेस, राइट। और रीअरेंजमेंट मतलब 1-2 शिफ्ट्स या फिर रिंग एक्सपेंशन एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा
कार्बोकेटायन जब बने तो उसको 2 मिनट के लिए देखना, हाँ ठीक है तू, ठीक है, नहीं तो शिफ्ट की जरूरत तो नहीं है तुझे, अगर है तो कर देना। फाइनली आप जब कार्बोकेटायन को देख चुके हो, सही से मिल चुका है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको निकाल के बॉटल में लगा के रख लेती हूँ यार, हो गया बस, चलो। No, Ma'am, ma'am. unstable आप है. बोलोगे मैम Stable. cations and ions, they are all intermediate, they are not stable, you cannot just separate it and put it in a bottle, they are highly unstable, so they are just waiting कि जल्दी से, waiting में नहीं, they are fast. अब किससे जुड़ेगा जाकर के ये फास्ट स्टेप में? क्या होगा इसके साथ? Nucleophile. जो वेट कर रहा था मेरा नंबर कब आएगा, ये आके जुड़ जाएगा। सो आपको मिलेगा CNU, कहीं भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, एंड E नीचे लिख देती हूँ उसको, चलो बाद में देखेंगे ऊपर नीचे का चक्कर। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो दोनों में फर्क समझ में आया बेटा आप लोगों को? अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास, ये शुभ्रा प्लीज। मैम मेरे को ना 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक डेफिनेटली तो ये कि जो हमारा केस 1 है उसमें 3 मेंबर से ज्यादा भी बड़ी चेन नहीं, ओनली 3 मेंबर, तभी इंटरेक्शन इतनी पास से ही हो सकता है बेटा, बहुत दूर से इंटरेक्शन ही नहीं पॉसिबल। आप समझ रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है ये, पॉजिटिव Yes. चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो नहीं होगा, जस्ट 3 मेंबर ही बनेगा। देयर आर केसेस जहां पर 4 मेंबर इंडिपेंडेंट बनते हैं, पर वो अलग ही किस्सा है, मैं बताऊंगी, नॉर्मली नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन मैम दूसरा ही था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल से अटैच नहीं हो सकता जो केस फर्स्ट में। बहुत अच्छा बोला, इसीलिए मुझे यहाँ पर हमेशा एक रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा ही देना चाहिए, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो ये दोनों चीजें हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, की टूट क्यों रहा है, किस प्रेशर में टूट रहा है, क्या ये टूटने वाला है इजीली, वो तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है, अब आप खुद ही समझोगे आगे चल के कि कैसे टूटते होंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके मैम। पक्का? यस मैम। यही क्वेश्चन था ना, मैंने पहले से ही जवाब देना शुरू कर दिया। पक्का बेटा? एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं आपको, ये बताइए जो एल्कीन है ये प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है? प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो प्लेनर ही होगा भाई, तो एल्कीन इज प्लेनर, राइट? ये सपोज C है, ये C है, ये डबल बॉन्ड है और तो ये प्लेनर एल्कीन है। अब इस एल्कीन पे आप E और NU को ऐड कर रहे हो, तो 2 बातें हो सकती है बेटा। हो सकता है ये E और NU इस प्लेन के सेम साइड से आकर अटैच हो, सेम साइड से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि E एंड NU इस प्लेन के ऑपोजिट साइड से आके अटैच्ड हो, एक प्लेन के ऊपर से एक प्लेन के नीचे से, राइट? इससे क्या होने वाला है कि क्लास 12 में आपको बहुत काम आएगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम आएगा बेटा। तो अगर एडेनम जो चीज ऐड हो रही है वो प्लेन के सेम साइड से आके ऐड हो रही है, तो इस तरह के एडिशन को बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बुलाते हैं बेटा? सिन, सेम साइड से अटैच होना। और अगर एक प्लेन के ऊपर से आ रहा है और एक प्लेन के नीचे से, उसे बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बुलाते हैं बेटा? एंटी। तो कुछ केसेस में तो स्पेसिफिसिटी होती है कि भाई इस चीज का एडिशन तो सिन ही तरीके से होगा, या इस चीज का एडिशन तो एंटी ही तरीके से होगा, और उसमें कहेंगे स्पेसिफिसिटी ना हो, कैसे भी ऐड हो सकता है जी। तो अब मैं आपका जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि क्या कहता है आपका इंस्टिंक्ट, कि अगर ये केस 1 है, जब आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है जहां पर 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पर एडिशन की स्पेसिफिसिटी होगी क्या, सिन या एंटी? और होगी तो कौन सा एडिशन यहाँ पे आप कह रहा है आपका मन, सिन होगा या एंटी? सोच के बोलना बेटा, स्पेसिफिसिटी होगी, और होगी तो कौन सी होगी? ट्राई करो, सोचो। मैम एंटी होनी चाहिए। ओके, यू से एंटी। शुभ्रा आप क्या कह रहे हो? मैम एंटी होनी चाहिए। काफी, और बाकी सारे लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं, पर कोई एंटी काफी सारे लोग कह रहे हैं, which is right. के रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के पास भी हमारे लोन पेयर है। अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। और ये भी बेटा, और दूसरी बात यहाँ पे तो, ओ माय गॉड, एक मिनट, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मामला, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हिंड्रेंस भी है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से आके तो अटैक करेगा बेटा। यस मैम। और ये बात अब बार बार सोचना नहीं है, आपने कितना अच्छा अपने इंस्टिंक्ट से जवाब दिया, इसको रटना भी नहीं पड़ा है। अब हम एक बात समझ लेते हैं कि जब भी 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट्स बनेंगे तो एडिशन कैसा होगा? स्पेसिफिक। और कैसा होगा? एंटी। सो एडिशन इज ऑलवेज एंटी। इन विच केस? 3 मेंबर्ड साइक्लिक, जहां पर 3 मेंबर साइक्लिक कैटायंस एज एन इंटरमीडिएट बनते हो, और ये
एंटी होगा। एंटी होने से क्या होगा, ये तो 12th में पढ़ना है, पर एंटी होगा ऐसे नहीं, पूछ लेते हैं। अच्छा, और अगर यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये केस 2 है जहां पर आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था और यहाँ पर कार्बोकेटायन ही बनता था, यहाँ पर सिन की स्पेसिफिसिटी होगी या नहीं? अगर होगी तो कौन सी होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? सोचो। मैम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स तो है नहीं जो रिपल्शन हो। ओके, एक और रीजन है बेटा, ये जो कार्बोकेटायन है ना बेटा, कार्बोकेटायन, यहाँ पहले वाले केस में मैं आपको ज्यादा समझा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था, पर आपने इंस्टिंक्टिवली बोला आई लाइक दैट। यहाँ पर इस कार्बोकेटायन पे आके जुड़ना है ना न्यूक्लियोफाइल को बेटा, है ना? यस मैम। और ये कार्बोकेटायन की हाइब्रिडेशन फटाफट बता दो क्या? sp2 sp2। sp2 कार्बन कैसा होगा, प्लेनर के नॉन प्लेनर? प्लेनर। प्लेनर। तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, कहीं से भी आ सकता है? कहीं से कहीं से भी। हालांकि अगर आप ये वाला केस देखो, ये ऊपर वाला केस 1, तो वहां पे कार्बन टेट्राहेड्रल था, तो डेफिनेटली जहां ई था उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तभी तो ई निकल के भाग पाएगा या नहीं? यस मैम। पांचवा बॉन्ड बना रहे थे आप, कुछ सेकंड भी नहीं बोलना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? आई विल नॉट से कि यहाँ पे पांचवा न्यूक्लियोफाइल आता, तो जैसे वो आता तो इलेक्ट्रोफाइल हटता। यहाँ पर ये बिल्कुल खुला छुट्टा बैठा है, भैया मेरी वैलेंसी 3 है, कहीं से भी आओ पर आओ और जुड़ जाओ, या तो ऊपर से नीचे से। तो इन दिस केस क्योंकि प्लेनर है आपका ये कार्बन जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आना है, राइट नाउ इट इज प्लेनर, तो दैट इज वाई न्यूक्लियोफाइल पेन के ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। सिन या एंटी की सिन भी हो सकता है और एंटी कुछ भी, दोनों के चांसेस थ्योरेटिकली आप मुझसे पूछे तो 50-50% है। ओके, समझ में आया बेटा? तो ये सारा आपको उतारना है पहले, या उतार लिया आपने? फिर हम क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, आप देख लो जो केस 2 है, केस 2 में आप हमेशा ये देखोगे कि अगर किसी एल्कीन में ये जो फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये करते वक्त अगर आपको लगे कि भाई एल्कीन में एक से ज्यादा टाइप के कैटायन बनने की पॉसिबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करूं तो ये कैटायन बनेगा, वहां करूं तो वो बनेगा, तो जहां पर एक से ज्यादा कैटायंस बनने की पॉसिबिलिटी हो तो सबसे ज्यादा कौन सा कैटायन बनाने की कोशिश करोगे आप? सबसे हाँ, सबसे स्टेबल बोलना चाहते हो, है ना? यस मैम। क्योंकि स्टेबल है तो आसानी से बनेगा, जल्दी बनेगा। स्लो स्टेप थोड़ा जल्दी हो गया तो पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। अच्छा, पता है बच्चे मुझसे क्या पूछते हैं, मैम अगर हमने ये स्टेबल बना दिया मान लो, तो हमारा ये वाला स्टेप तो बहुत स्लो हो जाएगा। होने दो, फास्ट स्टेप थोड़ा स्लो हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नो मैम। क्वेश्चन कभी पूछा कि मैम इंटरमीडिएट सारे अनस्टेबल होते हैं, ये जो आप कहते हो ना टर्शरी इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी इज लेस स्टेबल, ये सिर्फ कंपैरेटिव स्टेबिलिटी होती है। ऑल इंटरमीडिएट्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल, सो अनस्टेबल दैट दे आर लाइक रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट बनाना है उनको, दे आर सो लाइक अनस्टेबल। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो उनका बनना इज क्रूशियल, उनका आगे बढ़ना तो होना ही है। यू नो, एक बार इंटरमीडिएट बन जाए बस, तो वही बनेगा जो आसानी से बनेगा, और आसानी से वही बनेगा जो स्टेबल बनेगा। एक बार कंपैरेटिवली स्टेबल, लेकिन एक बार बन गया तो तय है भी, उसको तो क्या करना है फाइनली, अपने चार्ज को, अपने जो भी अनस्टेबिलिटीज को बैलेंस करके प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है। तो ये स्टेप इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस सो मच, ये तो होना ही है, लेकिन ये स्टेप इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज पहला अटैक करे और जो चीज बन रही है वो जितनी स्टेबल बनेगी उतनी उसकी बनने की पॉसिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा बनेगा। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। या यस मैम। यस नहीं हो गया बेटा? So are you ready for different kind of additions with this information? यस शुरू करें? तो हम पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस की, यानी कि हेलोजिनेशन, जिस भी चीज को ऐड कर रहे हो उसके आगे एशन लगा दो, हेलोजन का एडिशन हेलोजिनेशन। HX यानी कि हेलोजन एसिड का एडिशन, जब आप हेलोजन एसिड का एडिशन करोगे तो आप H को भी चिपका रहे होंगे एल्कीन से और X को भी, सो व्हाट लाइक टू कॉल इट हाइड्रो हेलोजिनेशन, है ना? और खाली हेलोजन को जोड़ रहे हो तो हेलोजिनेशन, HX को जोड़ रहे हो तो हाइड्रो हेलोजिनेशन, पानी को जोड़ रहे हो तो हाइड्रेशन। और अगर आप देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, HOCl, तो आप OH को जोड़ रहे हो और Cl को, तो हाइड्रोक्सी
हेलोजिनेशन, समझ रहे हो? तो जो भी नाम है उसके आगे एशन लगा दीजिए, तो आप उसके जोड़ने की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे डी लगाते हैं, डिहाइड्रेशन, तो उसके निकलने की बात कर रहे हैं। दैट इज एलिमिनेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बेटा समझ में आ पा रहा है कि नहीं? आ रहा है। ओके, सो पहले हेलोजिनेशन पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? यस मैम। तो हेलोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन। तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऑलमोस्ट सेम तरीके से सभी होंगे। ओके, सो मैं लेती हूँ एक अपने लिए सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है? तो मैं इथीन ले लेती हूँ, और इथीन पे मैं के अंदर मैं ब्रोमीन डाल रही हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। आपको पता है ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन को आप या तो लिक्विड ब्रोमीन ले सकते हो, मतलब ब्रोमीन लिक्विड ही होता है, राइट? और अगर आपको इतना कंसंट्रेट नहीं लेना है तो आपको ब्रोमीन को डाइल्यूट करके लेना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को पानी में घोल के ले लो ना। No, नो ma'am. क्यों? मैम वो नॉन पोलर है तो इसलिए ठीक पोलर है, सॉल्वेंटी कम होगी, पर जितना भी डिसॉल्व हो चलेगा मुझे। अब बोलोगे मैम अगर आप इसको पानी में एक्वस ब्रोमीन ले लोगे, जैसे तैसे पता नहीं कैसे पर ले लोगे, तो पानी ही ऐड हो जाएगा इसके ऊपर, समझ रहे हो? मुझे कुछ ऐसी चीज में घोलना पड़ेगा इसको, मुझे मीडियम तो लेना पड़ेगा, वैसे तो कर नहीं सकते कि किसी के ऊपर कुछ भी डाल दिए, नीड टू टेक अ मीडियम। तो यहाँ पर जो मीडियम आपको लेना है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल ना हो, समझ रहे हो? तो इनर्ट गैस, गैस, इनर्ट सॉल्वेंट। हाँ, इनर्ट सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ आई या ना इनर्ट सॉल्वेंट, ये अंडरस्टूड है कि लिया गया होगा। तो यू हैव टू टेक सम इनर्ट सॉल्वेंट कि जो खुद रिएक्शन ना करे। इनर्ट सॉल्वेंट वो होते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो CCl4। इज इट पोलर और नॉन पोलर? डायवोलमेंट 0 है ना। CS2 पोलर और नॉन पोलर? Non. है ना, डायपोल कैंसिल हो गए ना इसके। these two have got polar bonds but overall molecule is non-polar because सारे वेक्टर्स कैंसिल हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. सो इनर्ट सॉल्वेंट लेने की वजह समझ में आ गई कि भाई ये चुपचाप बस रिएक्शन करवाते रहे, खुद को इंटरफेयर ना करे। तो ये हमारा सिनेरियो, देखते हैं क्या होता है। तो मैकेनिज्म में से कुछ बचा नहीं है, तो क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं कि मैम पहले तो ब्रोमीन को तोड़ देते हैं इनटू Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। हाय राम, देख के डर भी लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी इनर्ट सॉल्वेंट में? No, ma'am. नो, तो ये ऐसे नहीं होता। कैसे होता है फिर? बहुत सिंपल है बेटा। एक ये आपने इथीन ली हुई है, आउच, ओके, और इथीन के मॉलिक्यूल के पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब टकराने आया होगा, तो इथीन के इस लूज पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड ने, ध्यान से सुनना लाइन को, इथीन के इस लूज पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड ने Br बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा या रिपेल किया होगा? जब ये टकराए होंगे दोनों, रिपेल, तो ये रिपेल हो गया। उसी वक्त यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, और क्या मिल गया आपको? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल कब क्रिएट हुआ? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन। सिंपलिसिटी के लिए तोड़ के पहले से लिख सकते हो, पर हमें पता है कि ये तभी टूटेगा जब टकराएगा भाई, राइट? तो बस ये इलेक्ट्रोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टू वन बॉन्डेड स्पीशीज, ब्रोमीन वहीं जहां इलेक्ट्रॉन Br पॉजिटिव, इस स्टेप में Br इलेक्ट्रॉन लेके निकल भी गया है, यानी कि -Br। में समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? और CH2 के ऊपर पॉजिटिव, यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड एंड Br। I think this is it. The intermediate is carbocation, right? Or something else? cyclic cation. Yes. क्या आप जानते हैं कि Br के पास क्या है? Lone pairs. तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स इंटरेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। एक सेकंड रुकना मेरा, या तो आपको यहाँ पे एक्चुअली में क्या मिलेगा? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। Br के ऊपर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव आता है तो आप क्या वर्ड यूज करते हो वहां पर? ईएम। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, राइट? और फिर आई थिंक बस बात खत्म, चलो चलते हैं इसे बॉटल में डाल के। नो मैम, क्या होगा इसके बाद? फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप में जो ये Br माइनस निकाला था, अब देखो कितना लालची, पहले तो चला गया और अब आ गया वापस। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ
और ये वापस यहाँ, और आपको क्या मिलेगा CH2Br and CH2, अरे कहीं भी लिख दो इसे, इन दिस केस ऊपर नीचे आपसे सिर्फ पूछेंगे सिन या एंटी, बना आप कैसे भी दो, इसका क्या फर्क पड़ेगा सिन एंटी का, ये आप कब पढ़ोगे बेटा क्लास 12 में। लेकिन अगर पूछे कि एडिशन हुआ कैसा है तो आप बोलोगे एंटी। लिख ये तो सिर्फ मैंने कंडेंस फॉर्मूला लिखा है, कैसे लिख सकती है, कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है इसका, क्या कहते हो? Yes, ma'am. अगर मैं Br को दोनों को नीचे बना दूं तो क्या एंटी एडिशन नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। ये तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ये तो लिखने का तरीका है, समझ रहे हो? क्या आप COOH को COH नहीं लिख देते हो? क्या ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है? बताओ, समझ रहे हो ना? तो सिन एंटी अगर पूछे तो आप क्या आंसर दोगे? यहाँ पर एडिशन कैसा हुआ होगा हेलोजन का? एंटी एडिशन, और यानी कि दोनों अलग अलग प्लेन से आए होंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा? साइक्लिक हेलोनियम आयन, इन जनरल आई एम गोना कॉल इट, अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोनियम होता। सो साइक्लिक हेलोनियम आयन इज द इंटरमीडिएट। एग्जाम में क्या तुम इतना सारा मैकेनिज्म लिखोगे? नहीं यार, तो बस हमारे समझने के लिए था। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो वो करना क्या है? पाई बॉन्ड तोड़ना है और दोनों तरफ एक एक क्या लगा देना है? Br. That's it. Isn't it easy? Yes, ma'am. एक मैं आप सोच रहे हो मैम इतने सारे हेलोजिनेशन थे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आपने ब्रोमिनेशन ही क्यों करवाया? क्योंकि ब्रोमिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। बेटा लिक्विड ब्रोमीन किस कलर की होती है पता है आपको? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, खाली ब्राउन लिख दूं? सो ब्राउन लिक्विड होता है, राइट? अगर ये ब्राउन लिक्विड है, आपने एल्कीन के अंदर ब्रोमीन डाली या ब्रोमीन का सोल्यूशन डाला, ब्राउन लिक्विड डाला, लेकिन वो ब्राउन लिक्विड का कलर डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर दिस रिएक्शन या बना रहेगा? Disappear. Through the addition of bromine on alkene। तो ब्राउन कलर का डिसअपियर होना इस बात का सबूत है माय लॉर्ड कि आपने जो रिएजेंट लिया है उसके अंदर क्या है? अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड। तो ये जो टेस्ट, इसे बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये टेस्ट एल्कीन्स दिखाते हैं और एल्काइंस भी दिखाते हैं। बेंजीन दिखाएगा ये टेस्ट? नो मैम। बेंजीन में एडिशन नहीं होता भैया, उसके अंदर पाई बॉन्ड तो है, पर दोस पाई बॉन्ड्स एक्सट्रीमली स्टेबल ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। लेकिन अगर एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करें तो डेफिनेटली the brown color disappears due to the addition of bromine. So this is known as test of, या test for unsaturation. अरे समझ में आया नहीं आया? Yes, ma'am. Okay, disappears and given by alkenes and alkynes, क्योंकि इन्हीं के अंदर तो होता है CC डबल एंड CC ट्रिपल। या बेटा इतना क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? ये लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट देखें बेटा। Yes. So next set of reaction is another very important reaction, and that is hydrohalogenation. यानी कि एडिशन ऑफ HX, HCl, HBr, HI. Yeah? Yes, ma'am. Okay, so let me show you this. हेल्प करोगे मेरी? अब आपको सारे कॉन्सेप्ट तो बता दिए मैंने, अब तो आप साइंटिस्ट बन गए हो। यू कैन ट्राई देम ऑन योर ओन। तो मैं एक एल्कीन ले लेती हूँ अपने लिए, मैं एक आसान एल्कीन लेती हूँ, आपसे मुश्किल। मैं क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, तो ध्यान से सुनना आप लोग। सो या give me a minute. Yeah. So addition of HBr देख लेते हैं। addition of HBr. Okay. So मैं अपने लिए लेती हूँ प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड, राइट? सो इसके अंदर मैं HBr डाल रही हूँ और देखते हैं क्या हुआ होगा। अब मैं मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से ध्यान देना। तो पहले तो HBr तो एसिड है, तो इसने आपको दिया होगा H+ एंड यहाँ पे तो कर सकती हूँ ना इसका हेटेरोडिफ्यूजन। अब इस एल्कीन पे पहला अटैक किसने किया होगा बेटा? H+ ने या Br- ने? H+.
और H+ क्यों? इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल के मन में ही लाना चाहेगा ना इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख के, Yes, Yes. ma'am. ना लालची है ना ये। एनीवेज, सो इलेक्ट्रोफाइल का इतना मोटा हो गया। या तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। सो अब एक कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, मुझे मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाते हैं और H+ यहाँ जाता है ना, ये तो होगा, तो मुझे मिलेगा ये CH3 CH के ऊपर बताओ पॉजिटिव। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH2 के पास H H, तो अब इसको CH3 कर दी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इतना बता दो मुझे। Yes, ma'am. और अगर ऐसा ना होकर ऐसा हुआ, सॉरी, अगर ऐसा हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ और H+ भी यहाँ, तो मुझे क्या मिल सकता है? आप बोलोगे मैं फिर तो ये मिलेगा कि CH3। अबे कलर कैसे चेंज होता है इसका? हाँ, CH3 CH2 and CH2 पॉजिटिव। मेरे को समझ में आता है मैं कैसे इलेक्ट्रॉन घुमा लेती हूँ। क्लियर होता है ना आपको? ऐसे मैंने समझाया हुआ है पहले भी। Yes, तो बेटा दोनों में से क्या बनने के चांसेस ज्यादा है? ये वाला पिंक वाला दूसरा या वाला। ये कौन सा कलर है बेटा? यही वाला। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड वाला क्यों वैसे? मैम, क्योंकि वो ज्यादा मैम स्टेबल second था। ज्यादा Of course, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये प्राइमरी। आप कुछ अब ये बोल सकते हो मैम ये बन भी गया ना अगर, तो शिफ्ट होके यही बना देगा बाद में, है कि नहीं? yes ma'am तो ये तो Yes, मैं ma'am. बनाऊंगी नहीं, बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, राइट? तो इसलिए आपको वही कैटायन बनाना है जो मोर स्टेबल है। गलती से आपसे नहीं भी बना तो शिफ्ट करके बना ही दोगे, बना दोगे ना बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. और वेरियस रीजंस है कि यहाँ पे सेकेंडरी कैटायन बन रहा है। तो ऑफ कोर्स ये मोर स्टेबल है। दूसरा, आप खुद सोचो कि यहाँ पर जब H+ आया होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ होने के चांसेस ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के चांसेस ज्यादा है? सोच के बताओ, कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हुए होंगे, किधर शिफ्ट ज्यादा होने के चांसेस है? अब यहाँ आपकी हेल्प करेगा ये CH3 जो प्लस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यानी कि ये कार्बन तो ऑलरेडी रिच हो गया काफी, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे इसके पास आएंगे? दूर जाएंगे. दूर जाएंगे। तो फ्लो ही इधर है इलेक्ट्रॉन का, ये भी कह सकते हो। तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि आपको इधर ही फ्लो करना है, इधर ही H+ को भेजना है और आपको यही कैटायन बनाना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कैटायन बनेगा at the attack of electrophile, तो you'll try to make it as stable as possible. उटपटांग हरकतें मत कर देना कि पता चला कुछ और ही कर दिया इसमें। लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल कार्बोकेटायन बनने की है, उसमें से पॉसिबली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओगे, और अगर नहीं बनाए तो फिर से शिफ्ट कर दोगे। यस और नो? Yes. फिलहाल इसमें शिफ्टिंग की जरूरत है क्या? नो मैम। तो बस यही है जो है, तो उसको निकाल के बॉटल में डाल के रख लो। मुझसे क्या कह रहे हो? नो मैम। अब किसका नंबर आएगा? न्यूक्लियोफाइल Br-। दैट्स राइट, Br- जल्दी जल्दी से भाग के आएगा इन द फास्ट स्टेप और जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CBr एंड CH3। हालांकि बहुत थोड़ा सा अमाउंट आप कह सकते हो ये भी बनेगा, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मेंशन भी नहीं करते हैं कुछ लोग, लेकिन यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है, उसी को हम रिपोर्ट करते हैं। और ये जो बन रहा है ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो इसी एक ये रिएक्शन करवाई होगी शायद मिस्टर मार्कोनिकॉफ ने, तो इसी को देख करके उन्होंने एक रूल दिया, जिस रूल का नाम क्या है बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल, एंड इन शॉर्ट आई कॉल इट MKR। सो उन्होंने ये रूल दिया, इस रूल की जरूरत थी नहीं वैसे, पर दे दिया तो प्रणाम करो। नाउ सो ये बताओ, ये है एडेनम और ये है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का जो ये डबल बॉन्ड है ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? मतलब डबल बॉन्ड के इधर उधर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इक्वल स्ट्रक्चर्स है, अनसिमेट्रिकल। और यहीं पर अगर आप बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करते तो दिक्कत हो सकती थी। अब कि H को कहाँ लगाऊं, H को यहाँ लगाऊं, एक मिनट मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं H को यहाँ लगाऊं, Br को यहाँ लगाऊं, या फिर H को यहाँ लगाऊं, Br को। इस प्रॉब्लम का समाधान मार्कोनिकॉफ अंकल ने ढूंढा, देखते हैं कितना ढूंढा। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि
एडेनम का H, यानी कि H कौन सा पार्ट है एडेनम का? पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेनम विच इज जनरली H प्लस, इट गोज ऑन द कार्बन जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है या कम हाइड्रोजन है? मेजर प्रोडक्ट को देखो जरा, H कहाँ जा रहा है? हम जहाँ पे ज्यादा है ज्यादा है। देखो CH2 से ही तो CH3 कर रहे हो आप। CH के पास तो किसे भेजा आपने? Br को, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So positive part of the adenum goes on the carbon that has more hydrogen atoms, and negative part of the adenum goes on the carbon, which is negative part, that has comparatively less number of hydrogen atom. That is Markovnikov rule. यानी कि बिना मैकेनिज्म के आप ये कर सकते थे. Although I'll still say never take this risk. आपको बताऊंगी आसान तरीका क्या है कि मैकेनिज्म छोटे से छोटा हो और हमें करेक्ट आंसर मिले. But still, let's just give Mr. Markovnikov a little इज्जत और लिख देते हैं रूल क्या है कि पॉजिटिव पार्ट, बोल दूं क्या मैं, लिखोगे? Yes, ma'am. देखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स the addition takes place in such a way, that positive part of the adenum, which is generally H plus, positive part of the adenum, which is generally H plus, goes on the carbon with more hydrogen atoms, and negative part on the carbon with comparatively less number of hydrogen atoms. ठीक है बेटा, समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? आ गया मैम. तो फिर एक क्वेश्चन कर दो. देखना मार्कोनिकॉफ अंकल आपकी मदद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ज्यादा भरोसा मत करना इन पे भी, कभी कभी धोखा दे देते हैं. बताओगे, ट्राई करोगे? वेरी गुड नमन, परफेक्ट आंसर. निष्ठा, नो, मैंने कहा था ना मार्कोनिकॉफ अंकल पे ज्यादा भरोसा मत करना. मैकेनिज्म इज द रियल थिंग. करेक्ट अंश, देखा मिला ना आंसर अभी. आप लोगों की फिर मार्कोनिकॉफ रूल की बताया आपने. परफेक्ट बेटा, वेरी गुड. सो नाउ इट्स माय टाइम, आई एम गोना टेल यू. तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मार्कोनिकॉफ अंकल क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देती हूँ, फिर देखते हैं मेजर प्रोडक्ट एक्चुअली वही होगा या कुछ और. सो मार्कोनिकॉफ अंकल कहते हैं कि एडेनम का पॉजिटिव पार्ट विच इज हाइड्रोजन गोज ऑन द कार्बन दैट हैज मोर हाइड्रोजन एटम्स, एंड नेगेटिव पार्ट गोज ऑन द कार्बन दैट हैज लेस हाइड्रोजन एटम. तो उस हिसाब से आंसर आपका ये आ रहा होगा, जो कि काफी बच्चों का आ रहा है. सो दिस एंड CH के पास Br. I got one more answer, let me check. वेरी गुड वंशली, परफेक्ट आंसर बेटा, परफेक्ट. लेकिन मुझे मार्कोनिकॉफ अंकल पे पहले से ही शक हो रहा था, तो मैं एक मैकेनिज्म करती हूँ, देखती हूँ कि कितना सही है और आंसर्स आ रहे हैं. वेरी गुड शुभ्रा, फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड. दो बार क्यों लिखा आपने? देखिए बेटा, तो HBr पहले टूटा होगा, H प्लस एंड Br माइनस. पहला अटैक किसने किया होगा? H plus. ये इलेक्ट्रॉन यही भेज दो ना, तभी मिलेगा मोर स्टेबल कैटायन. इतना सोचना क्या है? और वैसे भी मार्कोनिकॉफ अंकल का आधा स्टेटमेंट तो परफेक्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं है कि H वही जाएगा जो ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन Br कहाँ जाएगा ये थोड़ा देखते हैं. तो H जब यहाँ गया होगा तो आपको इंटरमीडिएट मिला होगा ये, एंड CH के ऊपर पॉजिटिव. और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायंस एज इंटरमीडिएट बने तो रुको, ठहरो, देखो इज इट ऑलरेडी मोर स्टेबल या शिफ्टिंग का No, ma'am. रिक्वायरमेंट है, Shift है ना? करेंगे. यू वांट टू मेक टर्शरी फ्रॉम सेकेंडरी, एंड फॉर दैट नीड टू शिफ्ट व्हाट. किसे शिफ्ट करो, हाइड्रोजन को या मिथाइल को? Hydrogen. आप पॉजिटिव को यहाँ लाना चाहते हैं, और जब हाइड्रोजन हो तो उसी को लेके जाना होता है हमें. तो आपको नया कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कैटायन मिलेगा जिससे आपको डील करना है आगे. सो CH3, देखो छोटी छोटी बातें, वही पूरे टाइम घसीटती रहूंगी मैं, और कुछ नहीं ऑर्गेनिक में.
और अब फास्ट स्टेप में कौन आएगा इसके पास, Br माइनस, और चिपक जाएगा जाके. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर एंड व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? मार्कोनिकॉफ अंकल वाला या ये वाला? ये वाला. ये वाला, मेजर एंड माइनर. तो आप बोलोगे मैम फिर क्या करना है? अच्छा, थोड़ा बहुत ये भी बनेगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत ये प्रोडक्ट भी मिलेगा कि जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो ही नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही कम, मेंशन भी नहीं करते, बुक में मिलेगा भी नहीं. लेकिन पता है कोई भी चीज से कोलाइड कर सकता है, तो कुछ भी बन सकता है. सो मैं CH2Br भी लिखूंगी, लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि कोई एक आंसर टिक करो तो आप मेजर कोई टिक करोगे. अब बोलोगे मैम ऐसा है तो मार्कोनिकॉफ रूल क्यों पढ़ाया आपने? भाई पहली बात तो है ये रूल ऐतिहासिक रूल है, हिस्टोरिकल वन, आई नीड टू टेल यू. दूसरा ये पता है, मेरी क्लास में ना कुछ बच्चे थे, 2019 की बात है, अर्नव आर्यन वगैरह, इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक वीडियो भी डाला है उनके साथ, जो आर्यन इज इन एम्स एंड ऑल. तो वो लोग ने ये, वहां उस क्लास में एक बच्चा था पार्थ, उसने ये नाम दिया था कि मैम एक रूल बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट मार्को शिफ्ट रूल. मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये रूल हम लोगों ने बनाया हुआ है. सो मार्को शिफ्ट रूल क्या होता है कि देखो, और ये कहाँ अप्लाई होगा? जब एडिशन रिएक्शंस में कौन इंटरमीडिएट बनते हो, कार्बोकेटायन, वहां अप्लाई होगा, राइट. तो ये रूल ही कहता है कि पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन तो वहां जाएगा जहां ऑन द कार्बन दैट हैज मोर हाइड्रोजन. तो ये वाला पोर्शन तो कहां से आया? मार्कोनिकॉफ रूल से. एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव जो भी है वो जाएगा जो कार्बोकेटायन शिफ्ट होने के बाद बना है, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑन द कार्बन दैट कैन पॉसिबली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक स्टेबल, पॉसिबली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, चलो स्टेबल देती हूँ, कार्बोकेटायन. आई बात समझ में? तो अब आपको क्या करना है कि इतना सारा मैकेनिज्म में ना लिखना पड़े और हमारा काम भी हो जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, आप चुटकियों में क्वेश्चन कर लोगे. फिर ये दिया था आपको HBr के एडिशन में, आपको पता है कि कार्बोकेटायंस बनते हैं, तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है या मार्को शिफ्ट? मार्को शिफ्ट. तो आपको करना क्या है कि HBr का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+, और H+ को तो वहीं भेजना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है. तो आप यही रिएक्टेंट के अंदर कर लो, यहीं पर आप हाइड्रोजन को लगा दो, ये डबल बॉन्ड रह गया सिंगल बॉन्ड, और बराबर में बन गया पॉजिटिव, है ना. तो H को कहाँ भेजो आप? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और बराबर वाले काम पे क्या क्रिएट कर दो? पॉजिटिव चार्ज. और फिर जरा 2 मिनट के लिए तसल्ली करो और देखो ये पॉजिटिव ऑलरेडी स्टेबल है, शिफ्ट करना पड़ेगा. शिफ्ट शिफ्ट करना करना तो पड़ेगा. बस यहाँ से इसको शिफ्ट कर दीजिए, आप एक रफ वर्क छोटा सा कर सकते हो, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भेज दो किसे? Br को. तो ये हमने कौन सा रूल फॉलो किया बेटा? मार्को शिफ्ट. मार्को शिफ्ट. ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, पर आपको इंटरनली पता है कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करना है HBr के एडिशन में. इनफैक्ट HX के एडिशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल H+ है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन क्या बनता है यहाँ पे इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन? कार्बोकेटायन. तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, यस मैम. यस मैम. और इसीलिए यहाँ पे मार्कोनिकॉफ या मार्को शिफ्ट मार्को शिफ्ट. मार्को शिफ्ट. इज फॉलोड. किसी को कुछ कंफ्यूजन है बेटा इसमें? एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी मैं, तो उसको फोटो खींच के भेजना. सब लोग भेजते नहीं हो सारे, सबका देखती हूँ मैं, ये मत सोचना सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट आई ऑलवेज सी कि किसने क्या भेजा है. सो यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एंड डू लेट मी नो. अभी नहीं बताना. इनफैक्ट आप एक काम करना, कोई इस क्वेश्चन का फोटो खींच के मत भेजना, सिर्फ मुझे इतना बताना कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है मेजर, उसका आयुपैक नेम क्या है. मेजर प्रोडक्ट का नाम लिख के भेज देना कि मैम आपने जो क्वेश्चन दिया था आज क्लास में उसका आंसर ये, इतना कर देना. सो दिस इज द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने हाइड्रोजन पढ़ा है, तो आप HCl, HBr एंड HI, किसका हाइड्रो हाइड्रोजनेशन सबसे आसान रहता होगा? सोच के बताना बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर मत देना. किसका हाइड्रो हाइड्रोजनेशन आपके लिए इजी होता होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता होगा इस रिएक्शन के लिए? HCl, HBr और HI.
आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। मैम HI मैम HCl का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, polar वेरी होता गुड यार, दिल जीत लिया तुसी, वेरी गुड, क्या बात है यार, सही बात है। HI बॉन्ड सबसे इजीली टूट के H+ आयंस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल देगा, इसलिए इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। सो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोहेलोजिनेशन। सो हाइड्रोजन पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी छूटना ही नहीं चाहिए। एक दो एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगी जब सारे एडिशन रिएक्शंस हम पढ़ लेंगे, अदरवाइज बेटा ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है? आगे बढ़े। हाँ, यस मैम। अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। नोट, सुनो ध्यान से। एडिशन ऑफ HBr, ओनली HBr की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HCl और HI. I'm not writing HX, I'm writing HBr on alkene in presence of organic peroxide takes place according to anti-Markovnikov rule without any kind of rearrangement. यहां पर कोई rearrangement नहीं होता। तो ये बहुत खास लाइन है, पूरा समझाऊंगी, चिंता मत करना। हाँ, तो है क्या बेटा कि अगर आप एल्कीन, फॉर एग्जांपल ये मैंने अनसिमेट्रिक एल्कीन की बात करी, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल आपने ये एल्कीन ली हुई है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं, ठीक है? और मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि अगर इसमें आप HBr, HCl या HI कुछ भी डालते हो, HX लिख देती हूँ। HX क्या हो सकता है? इट कैन बी HBr, it can be HCl, it can be HI, and for that matter it can be HF also. We don't write HF क्योंकि स्टेशन बड़ी मुश्किल से होती है, इतना मुश्किल से बॉन्ड टूटता है। तो ये में से कुछ भी लिया आपने, तो कौन सा रूल फॉलो करोगे यहाँ पर बेटा? यहाँ पर पेरोक्साइड तो लिए मार्को शिफ्ट है ना, H यहाँ पर, और शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, शिफ्टिंग तभी करते हुए रिक्वायर्ड है तो, और Br यहाँ पर, तो यहाँ पर तो वही करोगे जो पहले किया था, CH3 CHBr NCH3। लेकिन किंतु परंतु अगर आपने स्पेसिफिकली HBr का एडिशन किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, आप लोग ये क्या है मैम? तो क्या आप पेरोक्साइड नहीं जानते क्या होता है? जहां पर भी आपको ये गांधी जी का चश्मा दिखाई दे जाए, ओ बॉन्ड, इस पेरोक्साइड बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल C6H5CO O O O O, ये बेंजोइल ग्रुप है बेटा। तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइल, ये भी बेंजोइल, बेंजोइल पर ऑक्साइड, या खुद से कोई सिंपल सा पेरोक्साइड दे दें आपको। पेरोक्साइड बॉन्ड की पहचान तो है ना आपको? नहीं है तो ये कोई और अल्काइल ग्रुप हो सकता है, RCO होल ट्वाइस O2। रिमेंबर RCO होल ट्वाइस O क्या था? ओ माय गॉड, O क्या था? RCO होल ट्वाइस, प्लीज बता दो क्या था, प्लीज प्लीज प्लीज। मैम एनहाइड। यस, एनहाइड्राइड। लेकिन अगर ये O2 हो जाए तो ये क्या है? ये पेरोक्साइड है। इसके अंदर OO बॉन्ड आ गया, एंड OO सिंगल बॉन्ड इज व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड? peroxide bond. ऑक्साइड बॉन्ड। कोई से पेरोक्साइड दे सकते हैं, भयानक से भयानक, सिंपल से सिंपल, लेकिन आपको उतना पहचानना नहीं होता, पहचान में आ जाता है। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा पहचान लोगे आप, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है? सो वैसे ये इतने भयंकर भयंकर स्ट्रक्चर्स आपको 12th में पढ़ना है, तो अभी के लिए सिंपल है। तो HBr के लिए आपने अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, कभी कभी ना लेते ही नहीं कुछ, बस पेरोक्साइड लिखा हुआ दे देते हैं, राइट? तो आपको इसी के ऊपर HBr का एडिशन कैसे करना है बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे मैंने एंटी वर्ड लगाया हुआ है। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था, सॉरी कहते थे कि H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इनका एक और भी था कि रिच बिकम्स रिचर, जिसके पास H ज्यादा है वहीं पर H को भेजो।
तो जो ऑलरेडी H के मामले में रिच है उसको और रिच बना दो, रिच बिकम्स रिचर। वो मार्कोनिकॉफ रूल था, पर एंटी उल्टा कर दो इसका, H कहाँ जाएगा? लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन। लेस हाइड्रोजन वाले का, लेस हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। और दूसरा पार्ट या नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? आधा वाले जहां मोर हाइड्रोजन एटम है। बिल्कुल उल्टा कर दो ना, जस्ट रिवर्स इट। तो बताइए कहां भेजू H को HBr के इन द सेकंड केस? CH के पास या CH2 के पास? CH के। तो CH3 आपको बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, रिलैक्स। CH2 and CH2Br। तो ये होगा अगर आपने HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में किया बेटा? पेरोक्साइड। और इस फिनोमेना को बोलते हैं आप पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। सो व्हाट डू यू कॉल दिस इफेक्ट? लिख देती हूं मैं इसको। इट इज नोन एज peroxide effect और KHARASCH खराश इफेक्ट, खराश अंकल के खराशेस इफेक्ट बोल देते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि HBr के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ये मान लीजिए आपने HCl या HI लिया है, इन शॉर्ट में इसको HX लिख देती हूँ, स्पेशली यहाँ पर X क्या है, Cl या I, और साथ में आपने क्या लिया हुआ है, पेरोक्साइड। सो स्पेशली इन केस ऑफ HCl एंड HI क्या पेरोक्साइड इफेक्ट होगा? नो मैम। केवल किस पे होता है? HBr पे। क्यों नहीं होता सब बताऊंगी, एक एक करके सब बातें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाऊंगी मैं? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट? मार्कोनिक। तो X लिख देती हूँ, X एंड CH3। पेरोक्साइड लो या ना लो, HCl और HI के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकेनिज्म वही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आपने स्पेशली HBr के केस में पेरोक्साइड लिया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता, यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता इंटरमीडिएट। क्या आप एक वाइल्ड गैस मान सकते हो कि क्या होगा यहाँ पर इंटरमीडिएट? मान जाऊंगी बेटा, बता रखा है। हेल्प करो मेरी, बी द हेल्पर फॉर मी, बी द हेल्पर। Three member cycle. दैट्स राइट, फ्री रेडिकल, सही बोल रहे हो नमन, क्योंकि आपको बताया था HELPR, हाई हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट पेरोक्साइड या रेडिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो क्या बनने के चांसेस होते हैं बेटा? बिल्कुल सही, क्या बात है, सो इम्प्रेस। तो इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर? फ्री रेडिकल है बेटा, और यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है। अब बोलोगे पर ये हुआ कैसे? अब आपको याद तो ये रखना है, और मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं आपको। रेडी फॉर द मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है शायद, और इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि ये चीज HCl और HI के साथ क्यों नहीं हो रही है। लेकिन वन बाय वन ये लिख लिया आप लोगों ने सारी बातें? Yes, Okay, then let me give you the mechanism of this reaction. Okay, so मैं एक रिएक्शन फिर से लिख दूं कि सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसमें हमने डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ R। ये और भी सिंपल पेरोक्साइड ले लिया मैंने, खाली पेरोक्साइड भी लिखा जाता है PO। ओके, सो करना क्या है, हमें मैकेनिज्म लिखना है इसका। तो मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 इज हमेशा की तरह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। हालांकि इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं। सो ROOR, क्या आप जानते हो कि OO सिंगल बॉन्ड विच इज अ पेरोक्साइड बॉन्ड, क्या ये बहुत स्टेबल होता है या बहुत अनस्टेबल होता है? ड्यू टू समथिंग। अनस्टेबल ड्यू टू व्हाट? लोन पेयर रिपल्जन। आई टोल्ड इन केमिकल बॉन्डिंग काफी एसएस बॉन्ड से भी वीक बॉन्ड होता है ये, है ना? तो ये बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएगा, होमोलिटिकली या हेटेरोलिटिकली? होमोलिटिकली। तो ये हमेशा तो पेरोक्साइड बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा हमेशा, और क्या मिलेगा बेटा आपको? RO फ्री रेडिकल। ओके, या
अब ये आरओ रेडिकल देखो, मैंने ये होता हुआ देखा नहीं है, वी आर जस्ट प्रपोजिंग अ मैकेनिज्म, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे बना होगा। सो लुक एट इट दैट वे, राइट? अपना लो इस मैकेनिज्म को, ये मत सोचना अच्छा ऐसे कैसे, वैसे भी तो सकता था, वैसे भी तो, नो, ये प्रपोज मैकेनिज्म है, वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, अगर आपके पास जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछ जरूर लेना। सो आरओ रेडिकल घूमते घामते क्या HBr से टकरा सकता है? यस मैम। अब इस टकराने की वजह से HBr बॉन्ड को कैसे तोड़ू, होमोलिटिकली या हेटेरोलिटिकली? होमोलिटिकल। अगर मैंने हेटेरो तोड़ भी दिया तो H+ और Br- के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता है फ्री रेडिकल, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, यस और नो? किसी ने चैट में Yes. कुछ बोला? अच्छा, प्रेजेंट लगाइए अभी, ओके। सो या, सो होमोलिटिकली तोड़ देते हैं इस बॉन्ड को। और अब बताइए कि इस, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब ये बताइए कि आरओ का बॉन्ड किससे बनाओ, H से या Br से? उसी से बनाना जो मोर स्टेबल हो, वो ही होता है जो स्टेबल होता है। तो अगर आपने आरओ का बॉन्ड H से बनाया तो OH बॉन्ड का जन्म होगा, और अगर आपने O का बॉन्ड Br से बनाया तो OBr बॉन्ड का जन्म होगा। विच बॉन्ड इज स्टेबल, OH या OBr? OH. दिख रहा है साफ OH. साफ, OH, क्योंकि एक तो ये पोलर ज्यादा है, ऊपर से देयर इज नो लोन पेयर नो रिपल्जन। तो ROH यानी कि इसके साथ तो बन गया बॉन्ड, और क्या क्रिएट हो गया बेटा, ये बताओ बताओ, फ्री रेडिकल। कौन सा? Br. अब घूमते घामते ये Br रेडिकल टकरा जाएगा। अब तो एल्कीन से टकराने का वक्त आ गया, मतलब चल रहे हैं बेटा कोलिजन। बहुत सारी और भी साइड रिएक्शंस हो रही होंगी, हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रोडक्ट मेजर मिला, और कैसे मिला हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो एल्कीन है, इससे घूमते घामते ये Br रेडिकल टकरा देते हैं, राइट? अब क्या होगा बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूटेगा बेटा, क्योंकि रेडिकल रेडिकली तभी जुड़ सकते हैं। अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो Br इस वाले कार्बन से बॉन्डिंग करे, और ऐसा हुआ तो आपको ये फ्री रेडिकल मिलेगा CH3CH के ऊपर। समझ में आ रहा है? ना आ रहा हो तो बता देना बेटा। और CH2 के पास Br, ये कैसे बना, समझ में आया कि नहीं? नहीं? यस मैम। पक्का? देख लो एक बार और क्लैरिटी से समझा देती हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये समझ में आएगा तो आपको मजा आएगा। ये पाई बॉन्ड को मैं ऐसे लिख दूं खोल के, अगर इसको होमोलिटिकली तोड़ दोगे तो इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस Br के इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर ले तो Br बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, फ्री रेडिकल। समझ में आ गया ना अभी अच्छे से? या और अगर उल्टा हुआ, Br ने यहाँ पे पेयरिंग की, और करके लिख रही हूं मैं, तो फिर दूसरा क्या मिल सकता है आपको फ्री रेडिकल, CH3CH के पास आया होगा Br, और CH2 के पास फ्री रेडिकल। ये दो फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है, पर ज्यादा कौन सा बनेगा बेटा? फर्स्ट वाला, which is secondary because it has more number of alpha hydrogen atoms and shows greater number of hyperconjugation resonating structures, और ये बनेगा माइनर। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। और बस फिर घूमते घामते CH3CH फ्री रेडिकल, इसको कैसे भी लिख सकते हो, CH2Br, ये मेजर बना था ना, तो ये हो सकता है H रेडिकल से टकरा जाए, या HBr से, क्योंकि बहुत कुछ घूम रहा है अंदर, तो HBr से टकरा जाए, इसका बॉन्ड होमोलिटिकली टूटे और ये H से जुड़ जाए। CH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ये छोटा बॉन्ड है, तो समझ रहे हो? तो ये किससे बॉन्डिंग करेगा, CH से या CBr से? CH बॉन्ड या CBr बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड छोटा है? CH वही bond. बनाऊंगी ना, क्या बनाऊं फिर? CH3 CH2 CH2Br। सो इसीलिए आपको ये मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि स्लो स्टेप में ये मिल रहा है आपको इंटरमीडिएट, जो कि मोर स्टेबल है। समझ में आया क्यों हो रहा है ये सब बेटा? यस मैम। पर क्या एग्जाम में मुझे इतना सारा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। बस ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन आए समझ जाना। वैसे तो एंटी मार्कोनिक रूल लगा देना, लेकिन कहीं कहीं पे परेशानी हो सकती है, तो एक आइडिया देती हूँ। आप पेरोक्साइड देखते समझ जाना, अच्छा इसका तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एल्कीन पे पहले आके कौन जुड़ता है, H रेडिकल या Br रेडिकल? देखना जरा, Br। तो बस आप इसको तुरंत होमोलिटिकली तोड़ो और Br रेडिकल को जोड़ के देख लो। यहां जोड़ोगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा,
और अगर यहां जोड़ोगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। ऑफ कोर्स आप कौन सा फ्री रेडिकल बनाना पसंद करोगे? सेकेंडरी। तो Br को यही जोड़ोगे, ये फ्री रेडिकल बनाओगे, और फिर यहां किसे जोड़ोगे बेटा? H को। तो ये करना है आपको एग्जाम में। वैसे तो 99% ऑफ केसेस में आपको ये भी नहीं करना, देखना है और एक तरफ H लगा देना, एक तरफ Br, अकॉर्डिंग टू विच रूल? एंटी मार्कोनिक। लेकिन बस है कुछ क्वेश्चंस जहां पर आपको ये करके देखना ही पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे तो करके देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं क्या बोलती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, आपको समझ में आता है कहाँ से पिक किया है मैंने? Yes, यानी सब मतलब बहुत पुराने हो तुम लोग भी। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, दो चीजें और बतानी है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, यहां से आपको बार बार मैकेनिज्म लिखना आना चाहिए, दिस गिव्स यू अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। पर नीट में मैकेनिज्म लिखने को नहीं आएगा, हमें इस मैकेनिज्म से अपने काम की चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। पहली चीज हमने देखी कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना? और इसलिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है आपको, और आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। और तीसरी बात ये हमने देखी कि यहाँ पर पहले अटैक Br रेडिकल करता है या H रेडिकल? एल्कीन पे फर्स्ट अटैक Br रेडिकल का है ऑन एल्कीन, फिर बाद में H रेडिकल। Br रेडिकल लगा करके फिर देखो रेडिकल कौन सा स्टेट मिलता है। और चौथी बात, दिस होल मैकेनिज्म इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HCl and HI। आप लोग क्यों नहीं है मैम? सेम मैकेनिज्म HCl HI का भी लिख देंगे। सो मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि HCl जो बॉन्ड है वो काफी पोलर बॉन्ड है ना। HBr से तो ज्यादा ही पोलर है या कम पोलर है बेटा? ज्यादा पोलर। इतना पोलर है कि इस पेरोक्साइड के बस की बात नहीं है कि इसके बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या क्रिएट हो रखी है ऑलरेडी? पोलैरिटी। तो इसका होमोलिटिक फिशन इज थर्मोडायनेमिकली नॉट पॉसिबल। यानी कि ये जो मैंने 3-4 स्टेप लिखे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, इसमें से कौन सा स्टेप थर्मोडायनेमिकली नॉन फिजिबल हो जाएगा? 1 2 3 4 में से सेकंड है ना, क्योंकि यहाँ पे HBr टूट रहा है, HBr की जगह HCl तो उसे टूटना होता, पर वो टूट नहीं पाता क्योंकि HCl बॉन्ड इज हाईली पोलर। तो ड्यू टू high polarity, its homolytic fission, that is step number 2, is thermodynamically not feasible। ठीक है। और HI की बात करें, आप बोलोगे HI का बॉन्ड तो फटाक से टूट जाएगा होमोलिटिकली, है ना, I रेडिकल भी मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि I रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है और इतना बड़ा होता है साइज में कि इसके लिए इस खिचड़ी के अंदर जाकर के अटैक करना यहाँ पर इसको शोभा नहीं देता। ये क्या करता है, जैसे ही बनता है ना, तुरंत 2 I रेडिकल मिलके क्या बनाना पसंद करते हैं? हमेशा I2। वैसे भी I2 बनाना ही पसंद करता है। आपने देखा ना कि I-1 से 0 में ही जाना पसंद करता है। इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट, कुछ भी कह दो किसी को कुछ। कि जो I रेडिकल है दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्स I2 as soon as it is formed, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए ये होने की वजह से कौन सा स्टेप नहीं हो पा रहा है? बताओ। सेकंड। टूट तो रहा है HI, पर अटैक नहीं कर पा रहा है एल्कीन पे। मैम थर्ड, that is why step number 3 is thermodynamically not feasible। मतलब ये स्टेप ज्यादा feasible है और वो वाला कम, तो ये हो जाता है इसके बजाय feasible, spontaneous, whatever। तो बेटा ये सारी बातें समझ में। एक और चीज बतानी है बस छोटी सी, अगर आपने लिख लिया हो तो is it done? Yes, ma'am. yes, ma'am. छोटी सी चीज और बताती हूँ मैं आपको, नीचे करना है इसको।
इसके पार्शियल चार्जेस ये रहे। सुनो बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, चेक करें क्या क्या बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैम माइनर सोचो। प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट सेम ही है? नहीं बेटा, बाय प्रोडक्ट इज समथिंग जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बन रहा है, कह सकते हो कहीं कहीं पर बहुत बड़ा फाइन डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। तो क्या क्या और बन सकता है इन ट्रेसेस, वो कह सकते हो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, ये जो फ्री रेडिकल बना है ना, ये वाला, ये क्या घूमते घामते ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ्री रेडिकल जो है ना, ये बहुत करतब दिखा सकता है? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी 0 है कि ये घूमते घामते एक बीआर रेडिकल से टकरा जाए? डू वी हैव बीआर रेडिकल्स इन अ रिएक्शन मिक्सचर? ये Yes, सारे ma'am. लाइन से स्टेप खत्म हो गए तो ये भी खत्म हो गए होंगे? नहीं, सब साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तो यस, दिस कोलिजन इज पॉसिबल, तो यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट आल्सो, वन ऑफ द प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या ये पॉसिबल है बेटा? देखना जरा कि CH3CH, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे इस बात का? टेढ़ा करके चलेगा? इसको मैंने टेढ़ा लिख दिया है। यस तो ऐसे दो रेडिकल्स आके टकरा सकते हैं या नहीं टकरा सकते? हाँ, नहीं टकरा सकते, तो एक ही था ना, एक ही था, बस हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, एक ही बना था, दो कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं आ रहा दिमाग में कुछ? नो मैम। No. ऐसे भी सकता है कि दो बने और आपस में कोलाइड कर गए, सो यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट आल्सो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है वहां पर ढेर सारे अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सब भी बन सकता है। एग्जाम में एक अगर क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये प्रोडक्ट्स भी पॉसिबल है। हालांकि जनरली नीट में तो यही पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। आया कुछ समझ में या नहीं? आ गया। वेरी गुड। तो देखा कितनी सारी पॉइंट्स हमने यहाँ पे गैदर किए हैं कि अगर आपने HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, पहला अटैक Br रेडिकल करेगा और यू ट्राई टू मेक पॉसिबली मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। हालांकि ये सब तब करोगे जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। अदरवाइज पेरोक्साइड देखा, HBr देखा और एडिशन कैसे किया? कैसे किया? इलेक्ट्रोफिलिक। थप्पड़ फिलिक, सारे पे पानी फेर दिया मेरे पढ़ाए हुए थे। Radical. HBr एंड पेरोक्साइड देखा तो एडिशन कैसे किया? नमन, यू हैव टू आंसर। मैम फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तरीके से कैसे एडिशन करोगे? मार्कोनिकॉफ, मार्कोशिफ्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ? Marconic. एंटी, ये कहा था मैंने। समझ में आया कुछ? ठीक है बच्चों, इतना ही रखते हैं हम आज। एडिशन की थोड़ी सी रिएक्शंस अभी बची हैं, तो कल और एडिशन रिएक्शन चलेगा। एडिशन ऑफ ऑन एल्कीन अभी हमारा हाइड्रेशन बचता है, और भी 2-3 एडिशन बचते हैं। एडिशन ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन्स भी बताऊंगी मैं, राइट। और